नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा उपन्यास प्रेमा भाग 9। तुम सचमुच जादूगर हो। 9 बजे रात का समय था। पूर्णा अंधेरे कमरे में चारपाई पर लेटी हुई करवटें बदल रही है और सोच रही है आखिर वह मुझसे क्या चाहते हैं। मैं तो उनसे कह चुकी हूँ कि जहाँ तक मुझसे हो सकेगा आपका कार्य सिद्ध करने में कोई बात उठा न रखूँगी। फिर वह मुझसे कितना प्रेम बढ़ाते हैं, क्यों मेरे सिर पर पाप की गठरी लादते हैं। मैं उनकी इस मोहनी सूरत को देखकर बेबस हुई जाती हूँ। मैं कैसे दिल को समझाऊँ। वह तो प्रेम रस पीकर मतवाला हो रहा है। ऐसा कौन होगा जो उनकी जादू भरी बातें सुनकर रिझ न जाए। हाय कैसा कोमल स्वभाव है, आंखें कैसी रस से भरी हैं, मानो हृदय में चुभ जाती हैं। आज वह और दिनों से अधिक प्रसन्न थे। कैसे रह रहकर मेरी ओर ताकते थे। आज उन्होंने मुझे 2-3 बार प्यारी पूर्णा कहा। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करने वाले हैं। नारायण, वह मुझसे क्या चाहते हैं, इस मोहब्बत का अंत क्या होगा। यही सोचते सोचते जब उसका ध्यान परिणाम की ओर गया तो हमारे शर्म के पसीना आ गया। आप बोल उठे, न मुझसे ऐसा न होगा। अगर यह व्यवहार उनका बढ़ता गया तो मेरे लिए सिवाय जान दे देने के और कोई उपाय नहीं है। मैं ज़रूर जहर खा लूँगी। नहीं, मैं भी कैसी पागल हो गई हूँ। क्या वह कोई ऐसे वैसे आदमी है? ऐसा सज्जन पुरुष तो संसार में न होगा। मगर फिर यह प्रेम मुझसे क्यों लगाते हैं? क्या मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? बाबू साहब, ईश्वर के लिए ऐसा न करना। मैं तुम्हारी परीक्षा में पूरी न उतरूंगी। पूर्णा इसी उधेड़बुन में पड़ी थी कि नींद आ गई। सवेरा हुआ। अभी नहाने जाने की तैयारी कर रही थी कि बाबू अमृत राय के आदमी ने आकर बिल्लू को जोर से पुकारा और उसे एक बंद लिफाफा और एक छोटी सी संदूकची देकर अपनी राह लगा। बिल्लू ने तुरंत आकर पूर्णा को यह चीज़ें दिखाईं। पूर्णा ने कांपते हुए हाथों से खत लिया। खोला तो यह लिखा था, प्राण प्यारी से अधिक प्यारी पूर्णा, जिस दिन से मैंने तुमको पहले पहल देखा था उसी दिन से तुम्हारे रसीले नैनों के तीर का घायल हो रहा हूँ और अब घाव ऐसा दुखदाई हो गया है कि सहा नहीं जाता। मैंने इस प्रेम की आग को बहुत दबाया मगर अब वह जलन असह्य हो गई है। पूर्णा, विश्वास मानो, मैं तुमको सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। तुम मेरे हृदय कमल के कोश की मालिक हो। उठते बैठते तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चित्र आँखों के सामने फिरा करता है। क्या तुम मुझ पर दया न करोगी? मुझ पर तरस न खाओगी? प्यारी पूर्णा, मेरी विनय मान जाओ। मुझको अपना दास, अपना सेवक बना लो। मैं तुमसे कोई अनुचित बात नहीं चाहता। नारायण, कदापि नहीं। मैं तुमसे शास्त्रीय रीति पर विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा विवाह तुमको अनोखा मालूम होगा। तुम समझो कि यह धोखे की बात है, मगर सत्य मानो, अब इस देश में ऐसे विवाह कहीं कहीं होने लगे हैं। मैं तुम्हारे विरह में मर जाना पसंद करूँगा मगर तुमको धोखा न दूंगा। पूर्णा, नहीं मत करो। मेरी पिछली बातों को याद करो। अभी कल ही जब मैंने कहा कि तुम चाहो तो मेरे सिर बहुत जल्द सेहरा बंध सकता है, तब तुमने कहा था कि मैं भर सकती कोई बात उठा न रखूँगी। अब अपना वादा पूरा करो। देखो, मुकर मत जाना। इस पत्र के साथ मैं एक जड़ाऊँ कंगन भेजता हूँ। शाम को मैं तुम्हारे दर्शन को आऊँगा। अगर यह कंगन तुम्हारी कलाई पर दिखाई दिया तो समझ जाऊँगा कि मेरी विनय मान ली गई। अगर नहीं तो फिर तुम्हें मुंह न दिखाऊंगा। तुम्हारी सेवा का अभिलाषी अमृत राय। पूर्णा ने बड़े गौर से इस खत को पढ़ा और सोच के अथाह समुद्र में गोते खाने लगी। अब यह गुल खिला। महापुरुष ने वहाँ बैठकर यह पाखंड रचा। इस धूर्तपन को देखो कि मुझसे बार बार कहते थे कि तुम्हारे ही ऊपर मेरा विवाह ठीक करने का बोझ है। मैं बौरी क्या जानूँ कि इनके मन में क्या बात समाई है। मुझसे विवाह का नाम लेते उनको लाज नहीं होती। अगर सुहागिन बनना भाग में बदा होता तो विधवा काहे होती। मैं अब इनको क्या जवाब दूं? अगर किसी दूसरे आदमी ने यह गाली लिखी होती तो उसका कभी मुंह न देखते। मैं क्या सखी प्रेमा से अच्छी हूँ? क्या उनसे सुंदर हूँ? क्या उनसे गुणवती हूँ? फिर यह क्या समझकर ऐसी बातें लिखते हैं? विवाह करेंगे, मैं समझ गई। जैसा विवाह होगा, क्या मुझे इतनी भी समझ नहीं? यह सब उनकी धूर्तपन है। वह मुझे अपने घर रखना चाहते हैं मगर ऐसा मुझसे कदापि न होगा। मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि कभी कभी उनकी मोहनी मूरत का दर्शन पाया करूँ।
कभी कभी उनकी रसीली बतियाँ सुना करूं और उनका कुशल आनंद सुख समाचार पाया करूं। बस उनकी पत्नी बनने के योग्य मैं नहीं हूँ। क्या हुआ अगर हृदय में उनकी सूरत जम गई है? मैं इसी घर में उनका ध्यान करते करते जान दे दूंगी, पर मोह के बस के आकर मुझसे ऐसा भारी पाप न किया जाएगा। मगर इसमें उन बेचारे का दोष नहीं है, वह भी अपने दिल से हारे हुए हैं। नहीं मालूम क्यों मुझ अभागिन में उनका प्रेम लग गया। इस शहर में ऐसा कौन रईस है जो उनको लड़की देने में अपनी बड़ाई न समझे। मगर ईश्वर को न जाने क्या मंजूर था कि उनकी प्रीति मुझसे लगा दी। हाय, आज ही की सांझ को वह आएंगे, मेरी कलाई पर कंगन न देखेंगे तो दिल में क्या कहेंगे। कहीं आना जाना त्याग दें तो मैं बिन मारे मर जाऊं। अगर उनका चित्त जरा भी मेरी ओर से मोटा हुआ तो अवश्य जहर खा लूँगी। अगर उनके मन में जरा भी माँख आया, जरा भी निगाह बदली तो मेरा जीना कठिन हो जाएगा। बिल्लो पूर्णा के मुखड़े का चढ़ाव उतार बड़े गौर से देख रही थी। जब वह खत पढ़ चुकी तो उसने पूछा, क्या लिखा है बहू? पूर्णा मलिन स्वर में, क्या बताऊं क्या लिखा है। बिल्लो, क्यों कुशल तो है? हाँ पूर्णा, सब कुशल ही है। बाबू साहब ने आज नया स्वांग रचा। बिल्लो अचंभे से, वह क्या? पूर्णा लिखते हैं कि मुझसे उससे और कुछ न कहा गया। बिल्लो समझ गई, मगर वहीं तक पहुंची जहां तक उसकी बुद्धि ने मदद की। वह अमृत राय की बढ़ती हुई मोहब्बत को देख देख कर दिल में समझे बैठी हुई थी कि वह एक न एक दिन पूर्णा को अपने घर अवश्य डालेंगे। पूर्णा उनको प्यार करती है, उन पर जान देती है। वह पहले बहुत हिचकिचाएगी मगर अंत में मान ही जाएगी। उसने सैकड़ों रईसों को देखा था कि नाइनों, कहारियों, महाराजिनों को घर डाल लिया है। अब की भी ऐसा ही होगा। उसे इसमें कोई बात अनोखी नहीं मालूम होती थी कि बाबू साहब का प्रेम सच्चा है, मगर बेचारे सिवाय इसके और कर ही क्या सकते हैं कि पूर्णा को घर डाल दें। देखना चाहिए कि बहू मानती हैं या नहीं। अगर मान गई तो जब तक जिएंगे सुख भोगेंगी और मैं भी उनकी सेवा में एक टुकड़ा रोटी पाया करूंगी। और जो कहीं इनकार किया तो किसी का निबाह न होगा। बाबू साहब का ही सहारा ठहरा। जब वही मुंह मोड़ लेंगे तो फिर कौन किसको पूछता है। इस तरह ऊंच नीच सोचकर उसने पूर्णा से पूछा, तुम क्या जवाब दोगी? पूर्णा, जवाब? ऐसी बातों का भी भला कहीं जवाब होता है? भला विधवाओं का कहीं ब्याह हुआ है, और वह भी ब्राह्मण का क्षत्रिय से? इस तरह की चंद कहानियाँ मैंने उन किताबों में पढ़ी जो वह मुझे दे गए, मगर ऐसी बात कहीं से तुक नहीं देखने आई। बिल्लो समझी थी कि बाबू साहब उसको घर डालने वाले हैं। जब ब्याह का नाम सुना तो चकराकर बोली, क्या ब्याह करने को कहते हैं? पूर्णा, हाँ। बिल्लो, तुमसे? पूर्णा, यही तो आश्चर्य है। बिल्लो, अचरज है, भला ऐसा कहीं हुआ है? बाल पक गए मगर ऐसा ब्याह नहीं देखा। पूर्णा, बिल्लो, यह सब बहाना है, उनका मतलब मैं समझ गई। बिल्लो, वह तो खुली बात है। पूर्णा, ऐसा मुझसे न होगा, मैं जान दे दूंगी पर ऐसा न करूंगी। बहू, उनका इसमें कुछ दोष नहीं है, वह बेचारे भी अपने दिल से हारे हुए हैं, क्या करें। पूर्णा, हाँ बिल्लो, उनको नहीं मालूम क्यों मुझसे कुछ मोहब्बत हो गई है, और मेरे दिल का हाल तो तुमसे छिपा नहीं। अगर वह मेरी जान मांगते तो मैं अभी दे देती। ईश्वर जानता है, उनके जरा से इशारे पर मैं अपने को निछावर कर सकती हूँ, मगर जो बात वह चाहते हैं मुझसे न होगी। उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा कलेजा कांपने लगता है। बिल्लो, हाँ बात तो ऐसा ही है, मगर। पूर्णा, मगर क्या? भले मानुसों में ऐसा कभी होता ही नहीं। हाँ, नीच जातियों में सगाई डोला सब कुछ आता जाता है। बिल्लो, बहू, यह तो सच है, मगर तुम इनकार करोगी तो उनका दिल टूट जाएगा। पूर्णा, यही डर मारे डालता है, मगर इनकार न करूं तो क्या करूं। यह तो मैं भी जानती हूं कि वह झूठ सच ब्याह कर लेंगे। ब्याह क्या कर लेंगे, ब्याह क्या करेंगे, ब्याह का नाम करेंगे, मगर सोचो तो दुनिया क्या कहेगी। लोग अभी से बदनाम कर रहे हैं तो न जाने और क्या क्या आक्षेप लगाएंगे। मैं सखी प्रेमा को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहूंगी। बस यही एक उपाय है कि जान दे दूं। न रहे बांस न बजेंगे बांसुरी। उनको 2-4 दिन तक रंज रहेगा, आखिर भूल जाएंगे, मेरी तो इज्जत बच जाएगी। बिल्लो बात पलटकर, इस संदूकचे में क्या है? पूर्णा, खोल कर देखो। बिल्लो ने जो उसे खोला तो एक कीमती कंगन हरी मखमल में लपेटकर धरा था और संदूक में संदल की सुगंध आ रही थी। बिल्लो ने उसको निकाल लिया और चाहा कि पूर्णा के हाथ खींच लिया और आंखों में आंसू भरकर बोली, मत बिल्लो,
इसे मत पहनाओ, संदूक में बंद करके रख दो। बिल्लू, जरा पहनो तो देखो कैसा अच्छा मालूम होता है। पूर्णा, कैसे पहनूं? यह तो इस बात का सूचक हो जाएगा कि उनकी बात मंजूर है। बिल्लू, क्या यह भी इस चिट्ठी में लिखा है? पूर्णा, हाँ लिखा है कि आज शाम को आऊँगा और अगर कलाई पर कंगन देखूँगा तो समझ जाऊँगा कि मेरी बात मंजूर है। बिल्लू, क्या आज ही शाम को आएंगे? पूर्णा, हाँ। यह कहकर पूर्णा ने सिर नीचा कर लिया। नहाने कौन जाता, खाने पीने की किसको सुध है। दोपहर तक चुपचाप बैठी सोच की, मगर दिल ने कोई ऐसी बात की निर्णय न की। हाँ, ज्यों ज्यों सांझ का समय निकट आया था त्यों त्यों उसका दिल धड़कता जाता था कि उनके सामने कैसे जाऊंगी। वह मेरी कलाई पर कंगन न देखेंगे तो क्या कहेंगे, कहीं रूठ कर चले न जाएं। वह कहीं रिसा गए तो उनको कैसे मनाऊंगी। मगर तबीयत का कायदा है कि जब कोई बात उसको अति लौलीन करने वाली होती है तो थोड़ी देर के बाद वह उसे भागने लगती है। पूर्णा से अब सोचा भी न जाता था। माथे पर हाथ घरे मौन साधे चिंता की चित्र बनी दीवार की ओर ताक रहे थे। बिल्लो भी मन मारे बैठी हुई थी। 3 बजे होंगे कि अमृत राय की मासूम आवाज़ दरवाजे पर बिल्लो पुकारते सुनाई दी। बिल्लो चट बाहर दौड़ी और पूर्णा जल्दी से अपनी कोठरी में घुस गई कि दरवाज़ा भीड़ लिया। उसका दिल भर आया और वह किवाड़ से चिमट कर फूट फूट कर रोने लगी। उधर बाबू साहब बहुत बेचैन थे। बिल्लो ज्यों ही बाहर निकली तो उन्होंने उसकी तरफ आंस भरी आंखों से देखा, मगर जब उसके चेहरे पर खुशी का कोई चिन्ह न दिखाई दिया तो वह उदास हो गए और दबी आवाज़ में बोले, महरी, तुम्हारी उदासी देखकर मेरा दिल बैठा जाता है। बिल्लो ने इसका उत्तर कुछ न दिया। अमृत राय का माथा ठनका कि जरूर कुछ गड़बड़ हो गई, बात शायद बिगड़ गई। डरते डरते बिल्लो से पूछा, आज हमारा आदमी आया था? बिल्लो, हाँ आया था। अमृत राय कुछ दे गया? बिल्लो, दे क्यों नहीं गया? अमृत राय, तो क्या हुआ, उसको पहना? बिल्लो, हाँ पहना। अरे आंख भर के देखा तो है ही नहीं, तब से बैठी रो रही है, न खाने उठी न गंगा जी गई। अमृत राय, कुछ कहा भी क्या, बहुत खफा है? बिल्लो, कहती क्या, तभी से आंसू का तार नहीं टूटा। अमृत राय समझ गए कि मेरी चाल बुरी पड़ी, अभी मुझे कुछ दिन और धीरज रखना चाहिए था। वह जरूर बिगड़ गई। अब क्या करूं? क्या अपना सा मुँह लेके लौट जाऊं या एक दफ़ा फिर मुलाकात कर लूं, तब लौट जाऊं? कैसे लौटूं? लौटा जाएगा? हाय, अब न लौटा जाएगा। पूर्णा, तू देखने में बहुत सीधी और भोली है, परंतु तेरा हृदय बहुत कठोर है। तूने मेरी बातों का विश्वास नहीं माना। तू समझती है मैं तुझसे कपट कर रहा हूँ। ईश्वर के लिए अपने मन से यह शंका निकाल डाल। मैं धीरे धीरे तेरे मुंह में ऐसा जकड़ गया हूँ कि अब तेरे बिना जीना कठिन है। प्यारी, जब मैंने तुझसे पहले बातचीत की थी तो मुझे इसकी कोई आशा न थी कि तुम्हारी मीठी बातों और तुम्हारी मंद मुस्कान का जादू मुझ पर ऐसा चल जाएगा, मगर वह जादू चल गया और अब सिवाय तुम्हारे उसे और कौन उतार सकता है। नहीं, मैं इस दरवाजे से कदापि नहीं हिलूंगा। तुम नाराज़ होगी, झल्लाओगी, मगर कभी न कभी मुझ पर तरस आ ही जाएगा। बस अब यही करना उचित है। मगर देखो प्यारी, ऐसा न करना कि मुझसे बात करना छोड़ दो, नहीं तो मेरा कहीं ठिकाना नहीं। क्या तुम हमसे सचमुच नाराज़ हो? हाय, क्या तुम पहरों से इसलिए रो रही हो कि मेरी बातों ने तुमको दुख दिया? यह बातें सोचते सोचते बाबू साहब की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने गदगद स्वर में बिल्लो से कहा, महरी, हो सके तो जरा उनसे मेरी मुलाकात करवा दो। कह दो एकदम के लिए मिल जाएं, मुझ पर इतनी कृपा करो। महरी ने जो उनकी आंखें लाल देखी तो दौड़ते हुए घर में आई। पूर्णा के कमरे में किवाड़ खटखटाकर बोली, बहू, क्या गजब करती हो, बाहर निकलो, बेचारे खड़े रो रहे हैं। पूर्णा ने इरादा कर लिया था कि मैं उनके सामने कदापि न जाऊंगी। वह महरी से बातचीत करके आप ही चले जाएंगे, मगर जब सुना कि रो रहे हैं तो प्रतिज्ञा टूट गई। बोली, तुमने जाके क्या कह दिया? महरी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। पूर्णा से अब न रहा गया। चटकीवाड़ खोल दिए और कांपती हुई आवाज़ से बोली, सच बतलाओ बिल्लो, क्या बहुत रो रहे हैं? महरी, नारायण जाने, दोनों आंखें लाल टेसू हो गए हैं, बेचारे बैठे तक नहीं। उनको रोते देखकर मेरा भी दिल भर आया। इतने में बाबू अमृत राय ने पुकार कर कहा, बिल्लो, मैं जाता हूँ, अपनी सरकार से कह दो अपराध क्षमा करे।
पूर्णा ने आवाज़ सुनी। वह एक ऐसे आदमी की आवाज़ थी जो निराशा के समुद्र में डूबता हो। पूर्णा को ऐसा मालूम हुआ जैसे उसके हृदय को किसी ने छेद दिया। आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। बिल्लो ने कहा, बहू हाथ जोड़ती हूँ, चली चलो जिसमें उनकी भी खातिर हो जाए। यह कहकर उसने आप से उठती हुई पूर्णा का हाथ पकड़कर उठाया और वह घूंघट निकालकर आंसू पोंछती हुई मर्दाने कमरे की तरफ चली। बिल्लो ने देखा कि उसके हाथ में कंगन नहीं है। चट संदूकची उठा लाई और पूर्णा का हाथ पकड़कर चाहती थी कि कंगन पहना दे, मगर पूर्णा ने हाथ झटक कर छुड़ा लिया और दम की दम में बैठक के भीतर दरवाजे पर आकर खड़ी रो रही थी। उसकी दोनों आंखें लाल थी और ताजे आंसुओं की रेखाएं गालों पर बनी हुई थी। पूर्णा ने घूंघट उठाकर प्रेम रस से भरी हुई आंखों से उनकी ओर ताका। दोनों की आंखें चार हुई। अमृत राय बेबस होकर बढ़े। सिसकती हुई पूर्णा का हाथ पकड़ लिया और बड़ी दीनता से बोले, पूर्णा, ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो।